बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि हमने 9th क्लास की बायोलॉजी की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है, आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले उसे देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया गया है। मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि हमारा आज का लेक्चर किन मौजूआत पर मुश्तमिल है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजी एंड इट्स सब फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि बायोलॉजी क्या है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी की जो मेन डिवीजन होती है वो 3 होती है। जो फील्ड, जो बायोलॉजी की 3 फील्ड होती है मेन, उनका नाम क्या होता है, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखते हैं कि बायोलॉजी की जो सब फील्ड है वो कौन कौन सी है। 1 बाय 1 देखते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास ब्रांच है या फिर हम उसे सब फील्ड कह सकते हैं, वो कौन सी है, मॉर्फोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं मॉर्फ वर्ड जो है वो यूज किया जाता है शेप के लिए, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बनावट होगी, उसके स्ट्रक्चर और उसकी जो फॉर्म होगी यानी उसकी जो शेप होगी, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। अब हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास जो है मॉर्फोलॉजी को डिवीजन की गई है। फर्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। कौन सी है, एक्सटर्नल। सेकंड वन है हमारे पास इंटरनल। जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस या आउटवर्ड अपीयरेंस को कहते हैं, जिसके अंदर आता है शेप, उसका कलर। ये क्या होगी, आउटवर्ड अपीयरेंस, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। सेकंड वन हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर जो मौजूद ऑर्गन्स होंगे उनकी स्टडी को क्या कहेंगे, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ये हो गया मॉर्फोलॉजी। सेकंड टर्म है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या है, एना मीन्स अप, टमी मीन्स कट, तो क्या बन गया, कट अप। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम मॉर्फोलॉजी के जो 2 टास्क पढ़ के आए हैं पीछे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो वो जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसका ही सेकंड नाम जो है वो क्या है, एनाटॉमी है। आप देख रहे होंगे वहां पर भी हमने देखा था कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। सेम यहाँ पर भी वही केस है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। तो ये सेकंड इसका नाम है एनाटॉमी। इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। यानी किसी भी ऑर्गन की हम जब स्टडी करेंगे उसे कट लगाना, ऑर्गेनिज्म को कट लगाया जाएगा, उसके अंदर से जो ऑर्गन निकलेगा उस ऑर्गन की जो हम फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे वो क्या होगी, एनाटॉमी होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन, एनाटॉमी की एप्लीकेशन। तो एनाटॉमी जो है वो उसको स्टडी करने से क्या हेल्प होती है, कि हेल्प होती है डिजीज डायग्नोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी ऑर्गन को कट लगाएंगे, उसको उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आया कि ये जो ऑर्गन है ये हेल्दी है या फिर डिजीज है। अगर तो वो डिजीज होगा तो हम इसके स्टडी के जरिए ये पता लगा सकेंगे कि ये डिजीज जो है कौन सी डिजीज है, उसकी डिजीज की डायग्नोस हो जाएगी। ओके, सेकंड है हमारे पास मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, कि हम उसकी जो है वो डिवाइस की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि एनाटॉमी को स्टडी करने के बाद हमें मेडिकल डिवाइस जो है वो हम बना सकेंगे। थर्ड वन है हमारे पास इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे। इसी तरह जैसे कि अगर हमें पता होगा कि ये ऑर्गन डिसीज्ड है और हम उसे डायग्नोस कर लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी ट्रीटमेंट का। जब हम उसको ट्रीट कर लेंगे तो हमारे पास जो है लाइफ की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो सकेगी और एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म हेल्दी लाइफ गुजार सकेगा। अब हम देखते हैं हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो क्या है, फिजियोलॉजी। क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियो मीन्स नेचर एंड लॉजी मीन्स स्टडी।
तो क्या बन गया, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी एक ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन को हम स्टडी करेंगे वो क्या होगा, फिजियोलॉजी कहलाएगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल बताई हुई है कि हाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाइटल सब्सटेंसेस को थ्रू आउट द बॉडी। अब ये फंक्शन बताया हुआ कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है वो किस तरह काम कर रहा है और उसका काम क्या है, वाइटल सब्सटेंसेस को बॉडी तक पहुंचाना। अब देखते हैं वाइटल सब्सटेंसेस क्या है। वाइटल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो बहुत निहायत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उन्हें हम वाइटल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह वो वाइटल सब्सटेंसेस हमारी पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है, ये हम किस में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लॉजी मीन स्टडी। हिस्टो का वर्ड जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो टिश्यू के लिए ही यूज किया जाता है, और एज यू नो लॉजी मीन स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। अब हम देखते हैं टिश्यूज क्या हैं। टिश्यूज जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दैट हैव सिमिलर फंक्शन। एज यू नो कि हमारी जो है वो बॉडी किससे मिलके बनी होती है, ऑर्गेनिजम्स की सेल से मिलके बनी होती है। ओके, सेल से मिलके बनी होती है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मिलते हैं सिमिलर फंक्शन, यानी जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। एक ग्रुप होगा सेल्स का, यानी बहुत सारे सेल्स एक ग्रुप बनाएंगे और उनका फंक्शन जो है वो सेम होगा। दूसरा ग्रुप बनाएंगे, उनका फंक्शन सेम होगा। तीसरा ग्रुप बनाएंगे और उनका सेम फंक्शन होगा। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हमारे जो है वो किसी भी ऑर्गन के टिश्यू देख लेते हैं, अगर हमारे लीवर के टिश्यूज देखें, यानी लीवर के टिश्यूज जो है वो एक जैसे होंगे, स्टमक के टिश्यूज एक जैसे होंगे, डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी लीवर के जो टिश्यूज होंगे वो एक ही काम कर रहे होंगे ना, यानी लीवर का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो टॉक्सिक चीजें होती हैं उनको खत्म करना उनका काम होता है। तो वो जितने भी सेल्स होंगे या टिश्यूज होंगे इकट्ठे हुए होंगे, तो वो क्या काम करेंगे, जो है एक जैसा काम करेगा डिटॉक्सिफिकेशन का। सेकेंड वन जो स्टमक है, स्टमक के अंदर उन्होंने जिससे सेक्रेट करने होते हैं, तो वो टिश्यूज हैं वो अपना अलग काम करेंगे। तो इस तरह आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि टिश्यू किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन में है ड्रग डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज एंड ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज डायग्नोसिस, यानी कि जैसे कि हमने देखा अगर हम उसकी टिश्यू की स्टडी करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर, इस टिश्यू के अंदर, इस ऑर्गन के अंदर क्या डिजीज थी, उसको हम डायग्नोस कर लेंगे, उसकी तशखीस हो जाएगी। सेकंड वन हम ड्रग की स्टडी करेंगे, यानी कि अगर उसके ऊपर अगर कोई ड्रग का इम्पैक्ट है तो वो भी स्टडी करेंगे। थर्ड वन है हमारे पास ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका फंक्शन देखेंगे, यानी बहुत सारे टिश्यू मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना उस ऑर्गन का, तो उस ऑर्गन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या था। सेकेंड देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म साइटोलॉजी। क्या टर्म है, साइटोलॉजी। तो आपको वर्ड से आइडिया हो रहा होगा कि ये वर्ड क्या कह रहा है, साइटोलॉजी, यानी सेल की स्टडी। साइटो मीन्स सेल लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनेगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल्स। ओके, सेल्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। अब हम देखते हैं कि सेल्स क्या हैं। सेल्स जो है वो किसी भी लाइफ का जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर हम देखें किसी भी इमारत को, जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाने लगते हैं तो उसमें हम जो है बेसिक यूनिट हम उसका क्या होता है, ईंटें, यानी जो जितनी भी ईंटें होती हैं उनसे मिलके एक इमारत खड़ी होती है ना। तो इसी तरह लाइफ के अंदर जो बेसिक जो है वो बिल्डिंग बनाने का काम जो करती है वो कौन करते हैं, सेल्स, यानी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी मिलके बनी होती है वो सेल से मिलके बनी होती है। तो सेल के बगैर तो हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो अब इसे कहते हैं सेल्स। तो सेल की स्टडी जो करेंगे वो साइटोलॉजी कहेंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं। साइटोलॉजिस्ट वही जो साइटोलॉजी को स्टडी करेंगे वो साइटोलॉजिस्ट हो गए। अब साइटोलॉजिस्ट क्या क्या स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स को
ओके सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, जैसे कि आप आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में, नेक्स्ट आप लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पाई जाती होती हैं। उनका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वैक्यूल होते हैं, गोल्जी ऑपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत सारी ऑर्गेनेलिस होती हैं। आप वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट जो है वो आप क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे कि सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको करवाया गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन का मैकेनिज्म भी देखेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होता है। जैसे हमने देखा माइटोसिस मियोसिस हो रही होती है, वो सब हम किस में डिस्कस करेंगे, साइटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा नोट साइड पर लिखा हुआ है, वो एमसीक्यूज के तौर पे, ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जा सकता है। बताया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी जो वो कंटेन 30 ट्रिलियन सेल्स, वेरियस सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कितने सेल से मिलकर बनी है, 30 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो मिलते हैं और एक ह्यूमन बॉडी जो है वो बनती है। वेरियस सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी डिफरेंट सेल्स होंगे तो उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। यानी ब्रेन के सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा क्योंकि उनका फंक्शन डिफरेंट है। अगर हम देखें कि स्टमक के जो सेल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट, उनका फंक्शन डिफरेंट होगा। इसी तरह डिफरेंट सेल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारे जो आई के सेल्स होंगे उनका फंक्शन डिफरेंट है तो उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा। इसी तरह बहुत सारे हमारे सेल्स हैं हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनके फंक्शन की बेस पे उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया गया होता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके एज यू नो मॉलिक्यूलर जो है वो मॉलिक्यूल से निकला है, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ओके तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये होगा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं। अब देखते हैं हम पहले के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी हमारी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते होते हैं जो फूड के जरिए हम अपने बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकती है, लिपिड्स हो सकते हैं, ओके फैटी एसिड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब इनके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे कि आपने बहुत सारे न्यूट्रिशन देखे होंगे, वो भी यही देखते हैं, वो यही स्टडी करते हैं कि हमारी जो ब्रेकफास्ट है उसके अंदर कितनी कार्बोहाइड्रेट पाई जा रही है, कितने लिपिड्स। जब हम घी वाले पराठे खाते हैं तो उसके अंदर लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड, हम फैट का यूज कर रहे होते हैं। प्रोटीन्स, हम मीट खाते हैं तो वो प्रोटीन्स होती है। ओके जब हम जो है वो स्टार्च वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो इसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स भी होते हैं। इनको इनकी डाइजेशन करने के लिए, इनको डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। इन तमाम की स्टडी जो है वो कौन करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जरिए। तो वो कौन करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले जो है साइंटिस्ट वो यूज करते हैं, वो इसको जो है वो स्टडी करते हैं। ओके अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, इनका नाम क्या है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। अब ये स्टडी क्या करेंगे, फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ को प्रोसेस करने के लिए फंडामेंटल जो उनके जो है की पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन है डेवलप करेंगे ड्रग्स, यानी कि डिफरेंट ड्रग्स, यानी जो है वो वैक्सीन तैयार करेंगे, थेरापीज, एंटीबॉडीज तैयार करेंगे जो है वो उनको डिजीज से बचाने के लिए। थर्ड वन है क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब देखें जो क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी वो कहते हैं कि जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉडिफाइड होंगे। वो कैसे जो है क्रिएट किए जाएंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक टारगेटेड चेंजेस टू ऑर्गेनिजम्स डीएनए। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होगा, जो टारगेट चेंजेस इसके अंदर लानी है, वो ऑर्गेनिज्म का डीएनए हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि हमें
अपने इंटरेस्ट का जो है वो ऑर्गेनिज्म मिल सके। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें आई कलर पसंद है, अगर वो अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, वो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म जो होगा जिसके अंदर हमने वो ट्रांसफर करवानी है, तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसकी अच्छी है आई कलर जो है वो अच्छा है, तो उसका जो हम डीएनए लेंगे, उसका एक पार्ट लेंगे और उस पार्ट को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो स्पेसिफिक जो जीन होगी वो उसके अंदर आ जाएगी, तो इस तरह उसका भी आई कलर सेम हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी तैयार कर रहे हैं। वो कौन ये सब डिजाइन कर रहा है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जरिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है वो इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी जो है, एज यू नो, एम्ब्रियो मीन्स अनबॉर्न, लॉजी मीन्स स्टडी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग। ओके, यानी कि ये जो ऐसा प्रोसेस होता है जो अनफर्टिलाइज्ड एग से लेकर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट तक का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, उसकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। एडवांटेजेस में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, यानी हम तब का डेवलपमेंट का प्रोसेस देख रहे हैं जब ये जो एग था अनफर्टिलाइज था, बर्थ से पहले का जो प्रोसेस था तब से देख रहे हैं। तो हम जब बर्थ होगी उससे बर्थ से पहले के डिफेक्ट और बर्थ के बाद के डिफेक्ट सब के सब हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, अगर उसके अंदर कोई डिजीज डायग्नोस हो गई है, अगर कोई डिफेक्ट आ गया है, तो हम उसे मेडिकली जो है वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये भी हम किसमें जो है वो स्टडी करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, जेनेटिक्स। एज यू नो, जेनेटिक्स मीन जेनेटिव या जनरेटिव। तो क्या इसके प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। या फिर सेकेंड हमारे पास इसकी जो है जेनेटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अब फर्स्ट हम देख लेते हैं जीन्स क्या है। यहाँ लिखा हुआ है ये जीन जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का यूनिट कौन सा है, जीन। डीएनए का एक छोटा सा यूनिट जो है वो जीन कहलाता है। अब डीएनए क्या है, डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है या फिर इसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। डीएनए जो है वो एब्रिविएशन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से है, उससे मिलके बना, उससे जो हम डीएनए कहते हैं। और ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो जीन के जरिए एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक मुंतकिल होता है, उसे हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए के छोटे से पार्ट को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ओके, तो जीन की स्टडी और उनका रोल जो है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस आपको पता होगा, इसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस को विरासत कहते हैं। क्या कहते हैं, विरासत। विरासत के अंदर उस जीन का क्या रोल है, यानी वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, कितने जीन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं और किस फॉर्म में हो रहे हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स से जो है वो मुशाबत रखते हैं, तमाम ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट्स से मुशाबत भी रखते हैं, लेकिन वो जो है वो सिमिलर नहीं भी होते, बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, लेकिन वो कम सिमिलर होते हैं, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। तो वो सबका सब हम स्टडी करते हैं, किस में देखते हैं, जेनेटिक्स में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसके देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है कि स्टडी, इस एप्लीकेशन में यानी जेनेटिक्स जो है वो स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या हेल्प मिलती है, कॉज ऑफ जेनेटिक डिजीज। हम देखते हैं कि इन जेनेटिक डिजीज की क्या वजह बनी, किस वजह से ये जेनेटिक यानी जीन्स के अंदर जो है वो कौन कौन सी डिजीजेज आई और कैसे आई, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। सेकेंड वन है हमारे पास डेवलप बेटर वैरायटीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। अब फौना जो है हम किसको कहते हैं, बायोलॉजी की जुबान में फौना एनिमल्स को कहा जाता है, और फ्लोरा जो है वो किसको कहा जाता है, प्लांट्स को कहा जाता है। अब हमने ये बात कही है कि फौना और फ्लोरा की बेटर वैरायटीज जो है वो डेवलप कर सकते हैं जेनेटिक्स के थ्रू। कैसे, आइए हम देखते हैं। एज यू नो कि फ्लोरा जो है वो प्लांट्स को कहते हैं। अगर हमें प्लांट्स में अगर हम देखें, हम कहते हैं कि जो है मैंगोज या वो आर्टिफिशियली डिज़ाइन किए गए हैं, या फिर हम कहते हैं बनाना जो है वो इस मौसम में नहीं आते लेकिन वो आर्टिफिशियली डिज़ाइन किए गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल वो डिज़ाइन किए जाते हैं, वो इसी जेनेटिक्स के थ्रू डिज़ाइन किए जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास एक प्लांट है जो है वो किसका है, बनानास का,
और अगर हमें वो बनानास अच्छे लगते हैं, यानी सपोज दैट के उन बनानास के अंदर अच्छी क्वालिटी ये है कि वो जल्दी ग्रो अप कर देते हैं, तो हमें उसकी ये क्वालिटी, ये करैक्टरिस्टिक अच्छी लगी, तो हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली जो है एक प्लांट तैयार करते हैं, उसके अंदर वो जो बनाना जिसकी हमें करैक्टरिस्टिक अच्छी लगी उसका हम जीन यानी डीएनए का एक पार्ट कट कर लेते हैं और उस पार्ट को जो है हम अपने वाले प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हमें जो है वो सेम इसी तरह के बनानास का प्लांट मिल जाता है जिसकी करैक्टरिस्टिक हमें अच्छी लग रही थी, वैसे का वैसे हमारे पास वो प्लांट भी तैयार हो जाता है। ये हमारे पास एग्जांपल हो गई फ्लोरा की। और सेकंड वन हमारे पास फाना। अब एनिमल्स के अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है वो बफलो है, सपोज दैट के हमारे पास वो बफलो के अंदर अच्छी क्वालिटी ये है कि वो दूध ज्यादा देती है या फिर उसका मीट अच्छा है, वो जो हमारे पास बफलो थी और उसके अंदर हमें वही डिजायर्ड करैक्टरिस्टिक जरूर चाहिए थी, तो हम उसके अंदर जो है वही जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस तरह हमारे पास क्या होता है, वही बफलो सेम करैक्टरिस्टिक की हमारे पास मिल जाती है। तो ये सब जो है वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, जेनेटिक्स के थ्रू पॉसिबल हुआ। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है पैलियोंटोलॉजी। एज यू नो, पैला मीन्स एंशियंट, एंटो मीन्स क्रिएचर एंड लॉजी मीन्स स्टडी। पहला एंशियंट तो यहाँ से इसकी जो है वो डिफाइन कैसे बन सकती है कि एंशियंट क्रिएचर की जो स्टडी होगी वो पैलियोंटोलॉजी कहलाएगी। अब एंशियंट का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है बहुत पुरानी, अगर कोई चीज को हमने डिस्क्राइब करना है मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, जो है अगर हमारे पास कोई एनिमल है या प्लांट है, कुछ भी है, ओके, अगर हमने उसको जो है वो डिस्क्राइब करना है तो हम वर्ड यूज करते हैं एंशियंट का। एंशियंट क्रिएचर यानी बहुत पुरानी मखलूक जो है उसकी स्टडी जो है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। आपकी बुक में जो इसके जो प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की स्टडी को जो है हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि फोसिल्स क्या होते हैं। आपकी बुक के साइड बॉक्स में लिखा हुआ था कि फोसिल्स क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फोसिल्स क्या होते हैं, या फिर नीचे आपके एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो लाइन लिखी हुई है उसको भी देख लेते हैं। Fossils are the remains of plants and animals that were preserved in rocks and other geological formations. फोसिल्स क्या होते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, यानी कि उसका जो है हम वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, जो कि प्रिजर्व किया जाता है। रॉक्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग, यानी इसे हम चट्टाने कहते हैं, जिसे नेचुरली अकरिंग जो वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। और दूसरे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में जो फोसिल्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उन फोसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, सेकेंड वन हमारे पास पॉइंट है, द ओल्डेस्ट नॉन फोसिल्स इज साइनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी सबसे जो ओल्डेस्ट फोसिल्स है उसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरियम, और उसकी एस्टिमेशन लगाई गई है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये ओल्ड साइनोबैक्टीरियम पाए जाते थे इस वर्ल्ड पर, कोराई अर्थ पर। ओके, अब हम स्टडी कर रहे थे फोसिल्स, हमने देख लिया फोसिल्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोवाइड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब सबसे पहले हम देखते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आना, ग्रेजुअल चेंजेस कहलाता है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आ जाना, यानी आज से मिलियन ऑफ ईयर्स अगो हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स किस तरह के थे, यानी उनकी शेप में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में चेंजेस आई और उन्होंने अपने आप को जो है वो मॉडिफाई कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फिशेस थी, फिर उसके बाद जो है वो क्या बन गए, फिशेस के बाद हम देखते हैं फिशेस के बाद फिर जो है एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद मैमल्स, मैमल्स में क्या आते हैं, ह्यूमंस। अब इस तरह ग्रेजुअल चेंजेस आती गई, उन्होंने एवोल्यूशन की और उन्होंने अडॉप्टेशन की। जो फिशेस थी वो पानी में रहती थी, फिर एम्फीबियंस जो है वो पानी और जो है वो अर्थ पे यानी वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते थे। जो रेप्टाइल्स थे वो सिर्फ लैंड पे रह सकते थे, बर्ड जो है वो फ्लाई कर सकते थे, मैमल्स जो है वो भी सिर्फ लैंड पे रह सकते हैं। तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो चेंजेस आती गई उनको सबको स्टडी हमने किसने किया, हिस्ट्री को पैलियोंटोलॉजी में स्टडी किया। आइए एग्जाम्पल है हमारे पास
उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डायनासोर फॉसिल्स, यानी हमने सुना तो है कि डायनासोर्स थे, लेकिन हमने देखे तो नहीं, लेकिन उनके हमें पता कैसे चला कि डायनासोर्स थे, उनके फॉसिल्स हमें मिले डायनासोर्स के। वो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस, यानी सबूत प्रोवाइड करते हैं ऑफ जायंट रेप्टाइल्स, यानी कि ये भी एक किस्म के रेप्टाइल्स थे, लेकिन जायंट का मतलब होता है साइज में बड़ा, यानी बहुत बड़े रेप्टाइल्स थे। वो क्या थे? डायनासोर, जो कि रोम अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, यानी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो है वो अर्थ पर पाए जाते थे। उन्हें हम जो है क्या थे वो डायनासोर्स के फॉसिल्स हमें मिले। उन सबको हम स्टडी किसमें करते हैं? पैलेंटोलॉजी में। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टर्म है वो क्या है? टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में क्या है कि एज टैक्सो मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉमी मीन्स मेथड। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, यानी कि हम ग्रुप्स बनाएंगे, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ग्रुप्स बनाएंगे, डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे, दूसरा ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलरिटी की बेस पे और डिफरेंस की बेस के ऊपर हमने उन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कर लिया, ठीक है, उनको अलग अलग क्लासिफाई कर लिए। जब हम उनके अरेंजमेंट कर लेंगे तो हमें उनको स्टडी करना भी इजी हो जाएगा, तो उनको अंडरस्टैंड करना भी। जब एक चीज ऑर्गेनाइज हो जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम देख लें घर में ही, अगर हम अपने शूज जो है वो किसी रैंक के अंदर देख लें, या फिर अगर हम अपने ड्रेसेस देख लें, अगर हमने फंक्शन पे जो है वो पहनने, पार्टी पे पहनने, उन जो है वो ड्रेसेस को अलग कर लें और कैजुअल ड्रेसेस जो है वो अलग कर लें, तो हम अरेंजमेंट करके रखें तो हमारे लिए ईजी हो जाता है ना, कि हमारे पास ये चीज यहाँ पड़ी है और ये हमारे पास ड्रेसेस जो है इस साइड पर पड़े हैं। तो इसी तरह हम अगर हम बायोलॉजी के अंदर देखें कि हम अपने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके रखते हैं कि आया कि ये ऑर्गेनिज्म जो हमने इस वाले जो है रैंक में रखे हुए हैं, इस ऑर्गेनिजम्स को इन रैंक में, डिफरेंट वाले रैंक में रखा हुआ है। तो इस तरह हमारे लिए जो है वो टैक्सोनॉमी को, यानी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इजी हो जाता है। तो टैक्सोनॉमी जो है वो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। आइए हम देखते हैं कि अगर हम टैक्सोनॉमी को स्टडी करेंगे तो हमें क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासिफाई कर लेंगे तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और उनको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। लाइफ की जो डाइवर्सिटी होगी, यानी कितनी लाइफ के अंदर वैरायटीज पर डाइवर्सिटी होती है, कि वैरायटीज कितनी पाई जा रही है इस लाइफ में। डिफरेंट एक ही ऑर्गेनिज्म की स्पीशी है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज पाई जा रही है, तो हम उनको अलग अलग जब क्लासिफाई कर लेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उनको क्लासिफाई करेंगे कि ये हाँ जी ये सिमिलर है और ये डिसिमिलर है। तो उनको जब हम क्लासिफाई कर लेंगे तो उनको हमें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज। हमने न्यू स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाई कर लेनी है। किस तरह? जब हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाई कर लेंगे तो जैसे हमारे पास नई स्पीशीज, हम उनको नाम भी देंगे। नेम देने से हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी हम इस जो है वो स्पीशीज को पहचानते हैं। अगर वो हमारे पास कोई स्पीशी नहीं होगी तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आया कि हमने इस स्पीशी को पहले कोई नाम नहीं दिया गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो नहीं है, न्यू इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बिना पे हम उस नई स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको नेक्स्ट हम किसी ग्रुप में रखेंगे। थर्ड पॉइंट है वो स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी उसका जो वो रिलेशनशिप देखेंगे। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी उसका पिछले जो है ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन था नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टर्म है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी एज इकोलॉजी जो है, इको मीन्स इन्वायरमेंट, लॉजी मीन्स स्टडी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब इकोलॉजी आपको जो है वो आइडिया हो गया होगा इसकी नाम से ही कि इको का मतलब इन्वायरमेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है हम स्टडी करेंगे उनका रिलेशनशिप उसके इन्वायरमेंट के साथ, कि आया कि इसका जो है वो इन्वायरमेंट के साथ क्या लिंक है। हर ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ लिंक होता है। जैसे कि आया कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, एज अ पैरासाइट रोल प्ले कर रहा है, प्रीडेटर बनकर रोल प्ले कर रहा है, या प्रे बनकर रोल प्ले कर रहा है। ये सब हम किसमें जो है वो स्टडी करेंगे, इकोलॉजी में स्टडी करेंगे।
अब है हमारे पास एडवांटेजेस। इकोलॉजी को जो है वो हम अगर स्टडी करेंगे तो इसके साथ हमें क्या बेनिफिट जो है वो मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट है एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब सपोज दैट कि अगर हमारे पास इन्वायरमेंट की अगर हम उसका रिलेशन देखेंगे ऑर्गेनिज्म के साथ, अगर उसको जो है वो इन्वायरमेंट से कोई प्रॉब्लम होगा, यानी इन्वायरमेंट में अगर उसे फूड की शॉर्टेज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इस जो है वो अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इंडेंजर हो रहे हैं। इंडेंजर से मुराद ये है कि उनको खतरा है, हो सकता है वो आइंदा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, नापैद हो जाए वो ऑर्गेनिज्म। तो उनको जो है उस खतरे से बचाने के लिए हम जो है वो एड्रेस करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। इन्वायरमेंट के अंदर उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो सकता है कि फूड की शॉर्टेज हो सकता है कि उनको जो है इन्वायरमेंट के अंदर शेल्टर जो है वो नहीं मिल रहा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हम दरख्त काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो है वो शेल्टर फॉरेस्ट था, यानी वो प्लांट्स के नीचे जो है वो शेल्टर लेते थे, अगर उनका वो फॉरेस्ट कम होते जाएंगे तो सिंपल इज दैट कि वो ऑर्गेनिज्म भी कम होते जाएंगे और वो इंडेंजर स्पीशी, वल्नरेबल स्पीशी रेड लाइंस में आ जाएंगे। तो इस तमाम खतरे से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो एड्रेस करते हैं। जब वो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इन तमाम इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व किया जाए, वो सॉल्व हो जाती है तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हम कंजर्व कर लेते हैं। यानी कंजर्व का मतलब होता है सेव कर लेना, यानी वो जितनी भी वैरायटी होती है तमाम की तमाम सेफ हो जाती है हमारे पास। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास फूड चेन। फूड चेन इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, यानी लिंक होता है। फूड चेन कैसे बनती है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रे करता है, उसको जो है वो ईट करता है, तो नेक्स्ट जो है वो इस तरह फूड चेन बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्लांट्स जैसे होते हैं वो क्या करते हैं, हर्बीवोर्स उन्हें खाते हैं, और हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, और कार्निवोर्स खाते हैं। कार्निवोर्स को कौन खाता है, ओमनिवोर्स खाते हैं। ये सारी फूड चेन चलती जाती है। ये तमाम जो है हम किस में स्टडी करते हैं, इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है, मेरीन बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट ब्रांच का नाम क्या है, मेरीन बायोलॉजी। आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा कि मेरीन का मतलब होता है ओशन, बायो का मतलब लाइफ, लॉजी में स्टडी, यानी कि ऐसी स्टडी जो ओशन के अंदर मौजूद लाइफ होगी उसको स्टडी करना होगा, तो वो क्या होगा, मेरीन बायोलॉजी। यानी ओशन के अंदर जो लाइफ मौजूद होती है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, मेरीन बायोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, अगर हम मेरीन बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे या उसके ऊपर स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे मेरीन बायोलॉजी को, तो हमें क्या जो है आइडिया होगा कि अंडरस्टैंड द ओशन बायोडाइवर्सिटी। ओशन के अंदर मौजूद जितनी भी वैरायटी होगी हमें उसके बारे में पता चलेगा और अंडरस्टैंड कर सकेंगे। डिस्कवर न्यू स्पीशीज। ओके, अब हमें जो है वो ओशन के अंदर बहुत कम स्पीशीज का जो है वो अभी तक डिस्कवरी हुई है। अगर हमें उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टडी करेंगे तो हमें न्यू स्पीशीज जो है वो डिस्कवर होंगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इशू। जैसा कि मैंने आपको बताया इकोलॉजी के अंदर सेम एज केस इकोलॉजी के अंदर हमने देखा कि इकोलॉजी के अंदर क्या था कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो थे उसको हमने एड्रेस किया था। सेम एज यहाँ पर भी हम एड्रेस करेंगे मेरीन कंजर्वेशन इशू, यानी मेरीन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको किस तरह की जो है वो शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, कैसी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है, उन तमाम जो इश्यूज होंगे उन तमाम को एड्रेस करेंगे। गवर्नमेंट को अपील करेंगे कि ये तमाम कंजर्वेशन इश्यूज को जो है वो सॉल्व किया जाए ताकि हमारे पास जितनी ज्यादा वैरायटीज ऑर्गेनिजम्स की पाई जा रही हैं वो तमाम की तमाम पाई जाए। अब ये क्यों जरूरी है कि ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है और ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है वो पूरी इस लाइफ में पाई जाए। तो आपको आइडिया है कि फूड चेन हमने देखा था। ओके, फूड चेन। अब फूड चेन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उस पर प्रे करता है। अगर वो एक ऑर्गेनिज्म की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो इन केस अगर उस जो है लाइफ पर खत्म हो गया है तो आपको पता है वो फूड चेन का जो लिंक है वो सारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल जो है वो क्या हो जाएगी,
डैमेज हो जाएगी। तो इस वजह से हमें जो हर इस दुनिया पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तमाम ऑर्गेनिजम्स को इस दुनिया में रहने का हक है। उनको जो है जितना और ह्यूमन के लिए ये लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, उतनी ही बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी लाइफ इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट कोरल रीफ। ये एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक के अंदर। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कोरल रीफ्स फॉर द मेरीन लाइफ। कोरल रीफ्स क्या होते हैं कि कोरल रीफ्स ऐसे जो है वो प्लांट्स लाइक होते हैं। कोरल रीफ्स जो कि क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, एज ए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं मेरीन लाइफ को। ओके, ये कोरल रीफ्स जो है वो मेरीन लाइफ का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये लेक्चर, कोई भी लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है, उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा है या कोई भी जो है वो टॉपिक डिटेल से देखा है, तो आप उसको इतना समझ के जाएं कि आप ऐसा समझें कि वो आप लोगों ने किसी को आगे लर्न करवाना है, किसी को बताना है या समझाना है। तो आप अपने टॉपिक जो है उसके जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर क्लियर करके जाएं। अगर आप लोग ऐसा ही पढ़ेंगे तो आप लोगों को अपना लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा और आप दूसरों के लिए भी जो है वो एक इंफॉर्मेशन का जरिया बन जाएंगे और आप दूसरों को भी एज ए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पैथोलॉजी। Patho means disease and logy means study. The branch of biology which deal with the study of disease, their causes and their effect. ओके, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके ऑर्गन को, ऑर्गेनिज्म में डिजीज को देखते हैं, उसके काजेस देखते हैं और फिर उसके सिम्टम्स देखते हैं, उसका अफेक्ट देखते हैं कि आया कि इस डिजीज की वजह से इस ऑर्गेनिज्म पे क्या अफेक्ट हुआ या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी किस वजह से वो डिजीज हुई। ओके, ये सारी हम किस में डिस्क्राइब करते हैं? पैथोलॉजी में। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में क्या है? हेल्प इन द डिजीज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डिजीज की स्टडी करेंगे तो डिजीज जो है हम डायग्नोस करेंगे कि आया कि ये डिजीज जो है वो कौन सी डिजीज है, उस डिजीज का क्या नाम है। फिर हम उसका जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास ट्रीटमेंट का होगा और फिर नेक्स्ट हम प्रिवेंशन बताएंगे कि इस जो है वो चीजों से आप लोगों ने जो है वो बचना है, प्रिवेंट करना है। ये तमाम हम किस में पढ़ेंगे? पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या है? इम्यूनो मीन्स बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड लॉजी मीन्स स्टडी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड द रोल अगेंस्ट द डिजीजेस। स्टडी जो है किस पे करनी है हमने? इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स में। अब इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो डिफरेंट सेल्स हो सकते हैं, जैसे कि मेन हमारे पास कौन सा आता है? WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वो मेन सोल्जर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जो मेन सोल्जर होते हैं यानी डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, वो कौन होते हैं? WBCs। कौन होते हैं वो? WBCs। ओके, जिन्हें हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है इम्यूनोलॉजी। एज यू नो, इम्यूनो मीन्स बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट द डिजीज। अब कंपोनेंट्स इम्यून सिस्टम के कौन कौन से हो सकते हैं? यानी ऐसे ऑर्गन्स हो सकते हैं या फिर सेल्स हो सकते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में रोल प्ले कर रहे हैं। अब सेल्स हम देख लेते हैं। सेल्स कौन से हैं? मेन जो सेल है वो कौन सा है? व्हाइट ब्लड सेल्स। जो हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये एज अ मेन सोल्जर के तौर पे काम करते हैं या डिफेंस सिस्टम के लिए जो है वो WBCs बने हुए हैं, जो हमें जो है वो डिजीज के अगेंस्ट जो है क्या करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो है वो डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया जा सके और हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। और ऑर्गन्स हो सकते हैं जैसे कि स्प्लीन जिसे हम तिल्ली कहते हैं, और उसके अलावा जो है हमारे पास बोन मैरो, हड्डी का जिसे हम गूदा जो है वो उर्दू में कहा जाता है। ये तमाम ऑर्गन जो है वो किसमें? इम्यून सिस्टम में रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड देयर जो है वो रोल अगेंस्ट द डिजीज, और डिजीज के अगेंस्ट जो है वो रोल प्ले भी कर रहे होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि एडवांटेजेस इम्यूनोलॉजी को स्टडी करने से हमें जो है वो क्या एडवांटेज मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास टू डेवलप वैक्सीन। इम्यूनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे।
डिस्क्राइब करेंगे तो हमें जो है वो स्टडी करने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम वैक्सीन जो है वो तैयार कर लेंगे कि आया कि ये डिजीज है और इसके अगेंस्ट जो है अगर हम इस तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लें तो वो वैक्सीन प्रॉपर तैयार हो जाएगी। और अगर हम वो वैक्सीन जो है वो डिजीज आने से पहले ही वो वैक्सीन एज अ प्रिवेंशन के तौर पे किसी ऑर्गेनिज्म को लगा देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज से बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या ऑटो इम्यून डिजीजेज। अब ऑटो इम्यून डिजीजेज कैसी डिजीज होती हैं? ऐसी डिजीजेज जिसमें जो है हमारा अपना ऑर्गेनिज्म, हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेकनली हमारे हेल्दी सेल्स को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, उसे डैमेज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। इस डिजीज में क्या हुआ कि हमारे पास जो हेल्दी सेल्स है वो मिस्टेकनली जो है वो क्या हो गए? डिजीज्ड हो गए। तो उनको ट्रीट करना किसमें ट्रीट करेंगे? इम्यूनोलॉजी में ट्रीट करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को हमने रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है, उनको जो है वो उनके इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमने मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। तो वो हम ऐसी वैक्सीन बनाएंगे जो जल्दी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे इस इन्फेक्शन के खिलाफ और जल्दी जो है वो हेल्थ प्रोवाइड करे उस ऑर्गेनिज्म को, उससे इम्प्रूव करना है। तो उस तमाम किस्में हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी में देखेंगे। लास्ट टर्म हमारे पास जो है वो क्या है? फार्माकोलॉजी। Pharma means drug and logy means study. The branch of biology which deal with the study of drugs and their effect on body. यानी फार्माकोलॉजी में हम क्या देखेंगे कि ड्रग्स की स्टडी और उसका इफेक्ट देखेंगे बॉडी के ऊपर कि क्या हो रहा है। अब एग्जांपल में उन्होंने क्या बताया हो कि न्यू एंटीबायोटिक्स जो है वो डेवलप दैट यूज टू किल द बैक्टीरिया एंड ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि हम नई एंटीबायोटिक्स जो है वो डेवलप करवाएंगे बैक्टीरिया को किल किया जा सके और ट्रीट किया जा सके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। तो ये तमाम हम किस में स्टडी करेंगे? फार्माकोलॉजी में। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।